पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर भारत लौट आई हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से बाहर आते ही माता पिता ने गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। मनु के साथ उनकी कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। वे एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। देश लौटने पर मनु ने कहा कि मैं बेहद खुश हूं कि इतना प्यार मिल रहा है। मनु पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजावाहक होंगी। मनु रविवार को होने वाले क्लोजिंग सेरेमनी के लिए पेरिस लौट जाएंगी। पेरिस ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मनु ने अपना दूसरा मेडल अंबाला शूटर सरबजोत के साथ 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता। दोनों की जोड़ी ने कोरियाई टीम को 16-10 से हराया। मनु एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। गणेश उत्सव में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। ऐसे में गणेश प्रतिमा तैयार करने वाले कलाकार दिन रात प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। गुजरात की उत्सव नगरी वडोदरा में हर त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वडोदरा में धूमधाम के साथ मनाए जाने वाले गणेश महोत्सव को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में गणेश प्रतिमा बनाने वाले कारीगर लगातार छोटी बड़ी प्रतिमाओं को तैयार कर रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वडोदरा में प्रतिमाओं को बनाने का काम शुरू हो गया है। वडोदरा के आजवा रोड पर सरदार स्टेट निकट वडोदरा के जाने माने प्रतिमाकार अशोक अजमेरी और राजू अजमेरी प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं। उनकी बनाई हुई प्रतिमा प्रताप मडगा की पोल में स्थापित की जाती है, जिसकी तैयारियां इन दिनों पूरे जोरों पर हैं। अयोध्या के श्री राम की प्रतिमा के स्वरूप में गणेश जी की प्रतिमा अशोक अजमेरी बना रहे हैं, जिसका अलग ही आकर्षण देखने को मिलेगा। इस साल गणपति का माहौल अच्छा है। हर जगह पे सब बड़ी बड़ी गणपति की मूर्ति बैठने वाली है। क्योंकि परमानेंट उन लोग ने परमिशन दे दिया कि कितनी भी बनाओ बड़ी बड़ी। अभी जो बन रही है बाहर गाँव की भी जाती है, हमारे पास अहमदाबाद की है, गोधरा है, दाहोद वाले, छोटा उदयपुर, बोडेली, सब यहाँ से ले जाते हैं। बड़ी बड़ी मूर्ति जाती है। 18 फुट तक है मूर्ति। दो तीन दिन तो लगते हैं एक मूर्ति को बनाने में कम से कम। इसके अंदर कौन से मटेरियल? ये पीओपी की आती है और डिजाइन सब फाइबर की बनाते हैं। और खास करके मिट्टी की छोटी मूर्ति मिट्टी की बनाते हैं, पर ये बारिश के टाइम पे अभी नहीं मजा आएगी, क्योंकि अभी ऑर्डर सब लोग बाद में देते हैं। 1-1.5 महीना 2 महीना बाकी है, तब उस टाइम में नहीं बन सकती है मिट्टी की, बारिश के टाइम में। और जो भाव है वो अगली बार का तो नहीं, ऐसा ही भाव, ऐसा कोई बढ़ाया नहीं है, कुछ नहीं है। सेम थोड़ा मटेरियल इसका उनके पे डाल दिया है, लोकल लाने का है, तो उसका जो डिफरेंस होता है ले लेते हैं। दूसरा कोई ऐसा मूर्ति में भाव नहीं बढ़ाया है। हर जगह पे बड़ी मूर्ति बिठेगी, डीजे भी चलेगा, मूर्ति भी, सबको मजा आएगा उत्सव जहाँ। गणेश जी की परमिशन लेट मिलने से काफ़ी लेट चालू हुआ है, और हमारे यहाँ आपने देखा होगा खड्डा वगैरह किया था तो दिक्कत थी, लेकिन काम पुरजोश में चल रहा है। ऑर्डर भी मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर मिले। आप देखो तो लास्ट टाइम जो राम भगवान को लेकर के प्लॉट थे, राम जी हनुमान जी, वो भी ये साल भी वही चल रहा है। ज़्यादा लोगों की डिमांड यही है। आप ये गणेश जी देख रहे हो, ये 50 साल के ऊपर पुराना है। ये सबसे पुराना मंदिरों में से एक है। और आपने देखा प्रताप मडगा की पोड़ का पीएमपी का वो राम स्वरूप है, वो अयोध्या में विराजमान है। अभी वही स्वरूप 17 फुट का टोटल हाइट है। उसमें गणेश जी 12.25 फुट के हैं, और बाकी जो उसकी बैकग्राउंड है वो लकड़े में कार्विंग करके है, CNC मशीन पे। वो भी एक अद्भुत है, बहुत ही ऊंची कला है। वो भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सेम टू सेम 0-0 रिजल्ट देते हैं। और हम क्या करते हैं कि गणेश जी की मूर्ति खाली विसर्जन होती है, यानी सिंहासन के साथ 20 फुट भी चला जावे तो मूर्ति खाली विसर्जन करने की, और यानी 15 की हो, 12 की हो, 12 के अंदर रहती है, तो वो सब विसर्जन हो जाती है ना। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, ना पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, ना वो मूर्ति का कोई प्रश्न आता है कि अंदर विसर्जित होगी कि नहीं।
जबकि दूसरी प्रतिमा श्री गुरुदत्त युवक मंडल के लिए बनाई जा रही है, जिसे लोग सोने चांदी का चढ़ावा तक चढ़ाते हैं। इस वर्ष भी मंडल के लिए अद्भुत सुंदर प्रतिमा अशोक अजमेरी और राजू अजमेरी तैयार कर रहे हैं। 67 साल हो गए और सेम ही मूर्ति बनती है हमारे सालों से। उसमें सोने का सब गहना है, चांदी का है, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। और जो मूर्ति जो बनाने का जो है एक ही जगह पे बनाते हैं, वो जगह भी चेंज नहीं होती है। सालों से ये मन्नत की हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे, मगर ये मन्नत मानते हैं लोगों के फल रहे सब, ये सब हो रहा है। इसलिए वो पब्लिक उनके हिसाब से आके चढ़ा के जाते हैं। हम कुछ पब्लिक को बोलते नहीं है कि आप इतना ये करो, ये चढ़ाओ, अगर वो उनका जो बोलते हैं वो आके रख के चले जाते हैं, बनाते हैं। गुरुदत्त युवक मंडल, दीगेवाड़ा, दांडिया बाजार। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेलती हैं। आज बुधवार को उनका वजन लगभग 100 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश के अयोग्य घोषित होने की पुष्टि कर दी है। वे बुधवार रात होने वाला 50 केजी कैटेगरी की विमेंस रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकेंगी। उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। विनेश पहली बार 50 केजी कैटेगरी में खेल रही थी। इससे पहले वे 53 केजी में खेलती थी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से कहा है कि वे रेसलर की मदद के तरीके तलाशें। पीएम ने उषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने की भी मांग की है। कई मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि विनेश और उनके कोच को मंगलवार रात ही उनके ज्यादा वजन के बारे में पता चल गया था। इसके बाद विनेश पूरी रात नहीं सोई और वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करती रही। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विनेश ने अपने बाल और नाखून तक काट दिए थे। इसके बावजूद उनका वजन नहीं घट पाया। भारतीय दल ने विनेश को थोड़ा और समय देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा कि यह बेहद खेदजनक है कि विनेश फोगाट को ज्यादा वजन के कारण महिला कुश्ती के 50 केजी कैटेगरी में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। संघ प्रदेश दमनदीप ने निर्दलीय के रूप में जीत कर आए सांसद उमेश पटेल ने फिर एक बार प्रदेश की जनता के हित में संसद में आवाज उठाई है। उन्होंने पाकिस्तान की जेल में बंद दमनदीप के मछुआरों को छुड़वाने की मांग देश की सरकार से की है। महोदया जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। महोदया जी, हमारा केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव समुद्र किनारे बसा हुआ प्रदेश है, जहां मच्छीमारी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है और एकमात्र रोजगार का साधन भी माना जा सकता है। हमारे ज्यादातर मछीमार कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको समुद्री सीमाओं का ज्ञान नहीं होता, जिसके चलते समुद्र में मच्छी पकड़ते वक्त गलती से पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाते हैं और वो निर्दोष गरीब मच्छीमार पाकिस्तान की जेल में पहुंच जाता है। ऐसे काफी गरीब मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में वर्षों से बंद है। उनमें काफी बुजुर्ग और बीमार मछुआरे हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान की जेल में बंद अनेक मछुआरे की हालत बहुत खराब है, जो कभी भी मर सकते हैं। पाकिस्तान की जेलों में बंद मछुआरों को अनेक यातनाएं और पीड़ाएं दी जा रही है, जो वहां के मछुआरे लिखित में बंद पाकिस्तान की जेल में बंद मछुआरे लिखित में अपने परिवारजनों को लिख कर दे रहे हैं। महोदया जी, अनेक मछुआरों को तो पाकिस्तान की कोर्ट ने बरी भी कर दिया है, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक वहां की सरकार ने उनको रिहा नहीं किया है। महोदया जी, मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र दमन एवं दीव सहित पूरे देश के मछुआरे जो भी पाकिस्तान की जेलों में बंद है, उनको अति शीघ्र रिहा करवाकर भारत लाने की कृपा करें और हमारी समुद्री सीमाओं की मजबूती की जाए, ताकि हमारे निर्दोष मछुआरे पड़ोसी सीमा में ना पहुंचे।
साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारे देश में प्रतिबंधित लाइन फिशिंग, लाइट फिशिंग और फिक्स बोया फिशिंग, काबा फिशिंग बंद करवाई जाए। मैडम, काफी लोगों ने समुद्र पर कब्जा कर रखा है, जिससे हमारे मछुआरों को फिशिंग के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है और सीमा लांघ जाते हैं और वो पाकिस्तान में बंद हो जाते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे मछुआरों की रक्षा की जाए। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight.
And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात की स्मार्ट सिटी वडोदरा का एक इलाका ऐसा भी है जहां परिजन को अंतिम क्रिया के लिए भी ट्रैक्टर पर गुजरना पड़ता है। वडोदरा के तेजी से विकसित हो रहे विमाली में शमशान की ओर जाने वाली सड़क पर इस कदर कीचड़ फैल गया है कि अंतिम क्रिया के लिए ट्रैक्टर के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। साल 2020 में विमाली को वडोदरा महानगर पालिका में शामिल किया गया था। तब से यहाँ पानी जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है और अब सड़क पर पड़े हुए गड्ढे और शमशान की ओर जाने वाली सड़क खस्ता हाल होने से स्थानीय लोगों में रोष का माहौल है। फैसिलिटी वो तो कॉर्पोरेटर को लाएंगे तब पता चलेगा, क्यों इसलिए तो आप भागते फिरते हो, ये आते ही नहीं हो। उनको डर लगता है कि लोग मारेंगे हमको, यहीं गाड़ देंगे। इधर से इधर दौड़ते, खोदते, एक जगह रोड तोड़ते, दूसरी जगह पाइप डालते वहाँ तीसरी जगह कुंडिया बनाना चालू कर देते। स्ट्रीट लाइट का ठिकाना नहीं है, रोड का ठिकाना नहीं है। अभी यहाँ 2-3 दिन में जो डेथ हो गया, यहाँ लाने के लिए, स्मशान में जाने के लिए रोड नहीं है। आपने देखा ये रोड नहीं है, ट्रैक्टर में ले जाना पड़ता है डेड बॉडी को। साथ में जो लोग आते हो तो जा ही नहीं सकते। नाम मत लो भाई साहब, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट ये हमारे कॉरपोरेटर हो गए, स्मार्ट सिटी नहीं है, कॉरपोरेटर स्मार्ट हो गए और दिखते ही नहीं है। कहाँ उड़ रहे हैं, कोई कहाँ जाता है पता ही नहीं। खाली स्मार्ट सिटी का, पूरे सिटी में तो हम जाते ही नहीं। सिटी की हालत ऐसी है, हमको लगता है कि हमें हमारी पर्सनल रजू करने के लिए आगे जाए, पर हम वहाँ जाके देखते हैं तो वो वहाँ भी हालत वही है। क्या आप कॉर्पोरेशन की इस कामगिरी से नाराजगी व्यक्त? कोई काम ही नहीं करता। हाँ, वो एक काम है इनका बढ़िया टॉप, एडवांस में टैक्स ले लेना। अभी देखो उनके पास सैलरी वगैरह का पैसा नहीं है। ये साल का 2024-25 का रेंट्स वगैरह जो लेना है, टैक्स वगैरह जो लेना है, उसके लिए भी उनको डिस्काउंट स्कीम डालनी पड़ी है कि 20 अगस्त तक भर दो, 5 अगस्त तक भर दो, इतना डिस्काउंट मिलेगा आपको। मतलब पैसा ही नहीं उनके पास। पैसा कहाँ जाता है मालूम नहीं है। गुजरात गवर्नमेंट को 1000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ौदा स्मार्ट सिटी के लिए दिया है। कहाँ गया पैसा, कौन खा गया, उसकी जांच होना जरूरी है। સ્મશાનમાં કઈ રીતે જવું એ જ સવાલ છે પહેલો. કાં તો ઉડીને જવું પડે, કાં તો પછી હેલિકોપ્ટર લઈને જવું પડે, એવો પ્રોબ્લેમ થયો છે અત્યારે. ભાઈ કોર્પોરેટર અમે લગભગ 6 વર્ષથી આવીશું, પણ એક કોર્પોરેટર આ વિમાલી ગામમાં જોવા માટે કશું આવ્યું નહીં. ભાઈ તમારે શું તકલીફ છે, શું પ્રોબ્લેમ છે? આ 6 મહિનાથી ખોતરી નાખેલું છે બહાર, પાઇપ આજે નાખે, કાલે બીજા દિવસ બીજો આવે ને ત્રીજો આવે, એમ કરીને ખોતરી નાખે. રસ્તાની એટલી પથ્થર ખંડી જાય, રોજ 2-3 એક્સિડન્ટ થાય, પડે આખડે, હાથ ભાગે, પગ ભાગે, એવું કરીને મૂક્યું નથી. ઠાગર થીગર કરતા કશું જ કરતા નથી. स्थानीय लोगों का कहना है कि अंतिम विधि के लिए शव को पैदल ले जाया जाए ऐसी स्थिति ही नहीं है, क्योंकि यहाँ घुटने तक धंस जाए उतना कीचड़ है और ऐसे में एक बुजुर्ग महिला की अंतिम विधि के लिए शव को ट्रैक्टर ले जाने की नौबत आई। इस मामले में विमाली के पूर्व सरपंच नीलेश पटेल का कहना है कि 10 लाख रुपए का खर्च करने के बावजूद स्थिति जैसी की तैसी है, क्योंकि यहाँ न नगर सेवक ध्यान देते हैं और न ही वडोदरा महानगर पालिका के बड़े बड़े अधिकारी। ये पोजीशन है, जबकि कॉर्पोरेटर को सब मालूम है, फिर भी वो लोगों ने एक ही बात है, हमको कुछ करना नहीं है, हमको एक बात करना है, फोटो गिराना है और बाद में चले जाना है। कोई छायाबेन खड़की है, फिर रूपलबेन मेहता है, डॉक्टर राकेश शाह है,
फिर वो पराक्रम सिंह जाडेजा है। एक दो डंपर रब्बल मेटल का डाल के, जिसका उन लोगों ने 10.5 लाख रुपया खर्चा किया है, कर करके खूब वाहवाही कुछ नेता लोगों ने मचाई थी, धूम मचाई थी, छोटे छोटे अखबारों में उनके आर्टिकल्स छपवा करके। लेकिन फिर इस बार इस बारिश का मौसम आया, तभी हमने विरोध किया था कि इससे प्रॉब्लम हल नहीं होने वाला ये रास्ते का। आप इनको पक्का आरसीसी रोड बना करके दे दो, ताकि अगर कोई आदमी मरता है तो इन्हें कोई दिक्कत ना हो। और इस बार भी 2 लोग मर गए। हमने अब पिछले 4 दिन के अंदर 2 ननामी को जाते हुए देखा, इनको काफ़ी दिक्कत हुई है। अब की बार भी ट्रैक्टर्स फंस गए, साथ में चलने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हुई। वो अपनी जान बचा बचा करके किसी की अंतिम यात्रा में वहाँ तक पहुँचे। हमें इस चीज़ का आक्रोश है। हम बार बार कॉरपोरेशन से यही रजूआत करते हैं कि कम से कम आपने पूरे TP1 TP2 के जो विस्तार है वहाँ पर के रोड, रास्ते, पानी, ये समस्या, तालाब की समस्या कुछ दूर नहीं की। कम से कम आदमी मरने जा रहा है तो शांति से जाना चाहिए, तो उतना रास्ता तो हमको ठीक से बना करके दे दो। लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी शेख हसीना अभी फिलहाल भारत में ही रहेंगी। उनके बेटे जावेद जॉय ने जर्मन वेबसाइट DW को बताया कि हसीना का कहीं और जाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। उन्होंने किसी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। दूसरी ओर बांग्लादेश में हसीना की पार्टी अवामी लीग और उनके सहयोगी दलों से जुड़े लगभग 29 नेताओं की हत्या कर दी गई। बांग्लादेशी एक्टर सामतो खान और उनके पिता सलीम खान को भी भीड़ ने पीट कर मार डाला। सलीम अवामी लीग पार्टी से जुड़े हुए थे। बांग्लादेश में सुरक्षा कारणों के चलते वहां से भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। वहीं बांग्लादेश में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले स्टूडेंट की सिफारिश के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। पड़ोसी देश में हिंसा के बीच शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ दिया था। वह मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत आई थी। फिलहाल उन्हें सेफ हाउस में रखा गया है। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश आरक्षण की आग में झुलस रहा है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है और फिलहाल भारत में है। इसी बीच बांग्लादेश के भारत में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर चिंता जताई जा रही है। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में भी कई छात्र बांग्लादेश से पढ़ाई करने यहां पहुंचे हैं। उन सभी की सुरक्षा के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बांग्लादेश के 80 छात्र MS यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। उन सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रों के साथ वाइस चांसलर विजय श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार समेत के पदाधिकारी ने बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की। હવે સાહેબ આ છોકરાઓની અમે સાંજે એક મિટિંગ બોલાવી હતી। મિટિંગમાં અમે એમના પરિવારના ખબર અંતર પૂછવા માટે, એમના સ્નેહીજનોના ખબર અંતર પૂછવા માટે અમે મિટિંગ બોલાવી હતી અને એ લોકો અહીંયા કેવું ફીલ કરે છે, એકલવાયું નહીં ફીલ કરે। અને અમે તમે જાણો છો કે અમારું જે ઓફિસ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ અફેર્સ દરેક છોકરાની પૂરેપૂરી કાળજી રાખે છે અને એમના દરેક સુખ દુઃખમાં અમે હંમેશા સહભાગી હોઈએ છીએ। એટલે એમને કંઈ પણ તકલીફ હોય તો અમે અમને કીધું છે કે તમે અમને ફોન કરજો અથવા અમારી ઓફિસે આવજો। અમારે ત્યાં બધા છોકરા જુદી જુદી જગ્યાએ રહે છે, ફેકલ્ટી જુદી જુદી જગ્યાએ રહે છે અને પોતપોતાની રીતે એ લોકો આવ્યા હતા અહીંયા, બધાની જોડે વાત કરી, એમનું મન હળવું થયું અને પછી એમની રીતે એ લોકો ગયા।